दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो आज हम बात करेंगे वह बात करेंगे युग्नों के पाठ्यक्रम जिसका कोर्स कोड आपके सामने दिया हुआ है। उसका कोर्स कोड का नाम क्या है यह दोस्तों आपको बताना है, नहीं बताना है, हम बताएंगे। तो इसका नाम है गोदान में हम नारी चरित्र का चित्रण कर रहे हैं। और आज हम इकाई 3 का भाग 1 देखेंगे। इसको 2 भाग में देखेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए। तो इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या रहा, चरित्र चित्रण की विधि क्या रही और नारी चित्रण इसमें कैसा रहा। इग्नू के पाठ्यक्रम से हम जुड़े हुए छात्र हैं, शोधार्थी छात्र हैं। आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। तो गोदान में प्रस्तुत किसान नारी पात्र, गोदान में चित्रित मध्यम वर्गीय नारी पात्र, जाति व्यवस्था, दलित नारी का उत्पीड़न, प्रेमचंद की दृष्टि में नारीत्व की अवधारणा, सारांश, प्रश्न पत्र, संदर्भ ग्रंथ क्या क्या रहे, इस संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। हिंदू उपन्यास एवं कहानी पाठ्यक्रम की यह तीसरी इकाई है। पिछले 2 इकाइयों में क्रमशः भारतीय किसानों का जमींदार, महाजन, पुरोहित और अधिकारी तथा पुलिस द्वारा होने वाले शोषण का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की अस्तित्व रक्षा चेतना की अभिव्यक्ति तथा आज़ाद भारत की परिकल्पना से आप परिचित हुए हैं। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को जान सकेंगे। गोदान में प्रस्तुत किसान नारी और मध्यम वर्गीय नारी चरित्र की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। उच्च जाति पुरुषों की दलित स्त्री के प्रति हीन दृष्टि और यौन शोषण संबंधी मानसिकता को समझ सकेंगे। प्रेमचंद की नारीत्व की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। इतना उद्देश्य है, पढ़ने के बाद इतना आपका उद्देश्य पूरा होगा। आप कहें तो मैं किताब भी मेरे पास है, किताब के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके सामने कुछ दिखेगा नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने किताब को थोड़ा सा दूर किया है कि आपको दिखना भी चाहिए। वरना पीडीएफ में आंखें ऐसे चकरा जाती है, फूट जाती है, पथरा जाती है, ऐसे पथरा जाती है ना देखते देखते स्क्रीन में, क्या बताएं। तो हम दोस्तों से अनुग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती किताबों से कीजिए। अच्छे किताब पढ़िए, अच्छे किताब खरीदिए और पीडीएफ का कम से कम यूज कीजिए मोबाइल में। गोदान में प्रेमचंद मुख्यतः छोटी जोत के किसान की अस्तित्व रक्षा से चिंतित रहे हैं। पिछली इकाइयों में आपने प्रेमचंद के किसान जीवन संबंधी गहरी चिंताओं के कारणों को विस्तार से समझा। प्रस्तुत इकाई में द्रष्टव्य है कि प्रेमचंद ने गांव जीवन में पुरुष पात्रों की ही चित्रण नहीं किया, सिर्फ दाता दीन, मंगरू, पटेश्वरी, नोखेराम को ही उपस्थित नहीं किया, वरन धनिया, झुनिया, सिलिया, नोहरी, दुलारी, सहुआ इनको भी चित्रित किया। तो यही नारी पात्र हैं। पिछले इकाइयों में किसान जीवन के विश्लेषण में हमने अधिकतर पुरुष पात्रों को ही आधार बनाया, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन में नारी चरित्रों को उचित महत्व नहीं दिया। प्रेमचंद ने होरी का किसान के रूप में अधूरा चरित्र ही उपस्थित किया है। होरी को ढीला ढाला, गमखोर, सबसे दबने वाला, धर्म भीरु, मर्यादा प्रेमी के रूप में उपस्थित किया है। इस रूप में वह भारतीय किसान का प्रतिनिधि नहीं है। धनिया के स्वाभिमानी, निडर, मेहनती, कर्मठ, साहसी रूप से मिलकर ही वह भारतीय किसान की संश्लिष्ट प्रतिमा बन जाता है। तो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं उतना अच्छा नहीं है, तो बैकग्राउंड से क्या मतलब है ना। बैकग्राउंड तो जिसका जो है वो है, तो उसको छिपाने से क्या है। हम चाहें तो यहाँ पे एकदम चमचमाता हुआ पन्नी लगा के इसको रोक सकते हैं, लेकिन यथार्थ जो है उसको हम यथार्थ ही रहने दिए हैं, जिससे कि तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें तो वही काम करना चाहिए जो सबसे ज़रूरी है। गोदान की मूल कथा, चलिए आगे देखते हैं। गोदान की मूल कथा बेशक होरी धनिया के संघर्षों और पीड़ाओं की है, परंतु इस मूल कथा के साथ साथ उन्होंने अनेक अवान्तर कथाओं प्रकरणों की भी सृष्टि की है, जिनमें नोहरी, झुनिया, सिलिया, चूहिया, मालती, गोविंदी यानी अनेक नारी पात्र हमारे सामने हैं। नोहरी, झुनिया, सिलिया, चूहिया, मालती, गोविंदी। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो गोदान के कथाकार के सामने 2 ही मुख्य प्रश्न उपस्थित हैं। एक, किसान के अस्तित्व रक्षा की चिंता। 2, नारीत्व को परिभाषित करने का आधार। किसान जीवन के संदर्भ में गोदान का मूल्यांकन विश्लेषण हम पिछली इकाइयों में कर चुके हैं। अब हम गोदान में नारी चरित्रों को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रेमचंद के साहित्य की शुरुआत नारी के उत्पीड़न के विरोध से होती है। उनके प्रथम उपन्यास असरारे मवाविद उर्फ देवस्थान रहस्य में मंदिरों में स्त्रियों को मूर्ख बनाने और उन्हें ठगने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया। इसके बाद प्रेमा, सेवा सदन, निर्मला आदि उपन्यासों उनकी कहानियों में नारी जीवन के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित किया गया है। उनकी अन्य रचनाओं में भी नारी जीवन को पर्याप्त महत्व दिया गया है। रंगभूमि में इंदु और राजा महेंद्र प्रताप के संबंधों का तनाव व्यक्त किया गया है, व्यक्त हुआ है। कायाकल्प में ठाकुर विशाल सिंह के बहु विवाहों का वर्णन है। कर्मभूमि के केंद्र में अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा मुन्नी के साथ किया गया बलात्कार है। गोदान में भी प्रेमचंद ने नारी पात्रों को
समुचित स्थान दिया है। यदि गांव और शहर की अलग अलग कथाओं का केंद्र बिंदु खोजे तो स्पष्ट पता चलता है कि शहरी जीवन की कथा के केंद्र में मां लेती है। अब देखते हैं नारी जीवन के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या रहा है। यह सही है कि गांव जीवन का केंद्रीय पात्र होरी है और होरी के किसान बने रहने की चिंता लेखक के मुख्य चिंता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो किसान संबंधी चिंतन में रचनाकार के मन में जिज्ञासा का भाव नहीं है। इस विषय पर मनन कर चुके हैं, संगत निष्कर्षों पर पहुंच चुके हैं। इस विषय पर अब उनको कोई बहस नहीं करनी है। वे जानते हैं कि किसान की समस्याएं क्या है और उसे प्रेमचंद उपन्यास बताते हैं और समझाते हैं। इसलिए इस प्रकरण में रचनाकार का आत्मविश्वास कथा को गति देता है, चरित्र को दिशा देता है, परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन कर डालता है। कहीं हिचक नहीं है, संकोच नहीं है। यह भाव नहीं है कि सत्य का कोई दूसरा रूप भी हो सकता है। इसका कोई संभावना नहीं है। यह सत्य वही है जो लेखक ने देखा है, जो लेखक दिखा रहा है। इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं है, संवाद की संभावना नहीं है। इस विषय पर जब भी दो पात्र बात करेंगे वे एक ही बात को आगे बढ़ाएंगे। उनके संवाद परस्पर पूरक ही होंगे। इसमें परिवर्तन की गुंजाइश लेखक नहीं छोड़ता है। यह आत्मविश्वास गंभीर चिंतन मनन के बाद आता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु प्रेमचंद जब नारी पात्रों की तरफ मुड़ते हैं तब उनमें वैसा आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता है। यहाँ ऐसा लगता है मानो इस पर लेखक को नए ढंग से विचार करना है। लेखक चिंतन करता है तथा चिंतन को आमंत्रित करता है। इस विषय पर अभी प्रेमचंद किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं, इसलिए वे एक ऐसी संभावना छोड़ते जाते हैं कि संभव है कोई कमी रह जाए। अतः संदेह का भाव बना रहता है। बहस समाप्त होते होते फिर गुंजाइश के लिए जगह छूट जाती है। मालती के शब्दों में लेखक कहता है, फिर अभी यह कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती है वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। किसान जीवन के किसी प्रसंग में ऐसी किसी संभावना की गुंजाइश प्रेमचंद ने नहीं छोड़ा है। प्रेमचंद ने बहुत सारे नारी चरित्र सामने रखे, उनके जीवन को अनेक तरह से देखा, जांचा परखा, बहस की, विचार किया, फिर भी अंतिम रूप से कुछ कह नहीं पाए। मेहता नहीं कह पाए, मालती नहीं कह पाई, गोविंदी नहीं कह पाई, न कर पाई, सरोज नहीं कह पाई। सबने तर्क दिए, तर्क देते हुए भी गुंजाइश छोड़ दी, खुलापन रह गया। एक बात और भी है, गोदान में प्रेमचंद ने किसान के रूप में होरी को मन लगाकर चित्रित किया है। होरी की यदि हीरा गिरधर शोभा भोला से तुलना करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि लेखक ने इन पात्रों के साथ न्याय नहीं किया है, इनको पूर्णतः अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं दिया है। होरी की तुलना में अन्य पुरुष पात्र जैसे किसान गौड़ पात्रों से भी कम स्थान घेरे हुए हैं। लेखन की दृष्टि से लेखक की दृष्टि के केंद्र में बेल्लारी के आते ही होरी आ जाता है। बेल्लारी गांव का होरी है, याद रखिए। और जो राय साहब अमरपाल सिंह है वह हैं सेमरी गांव के, शहर के। उसी के चरित्र में शेष पात्रों की चिंताएं भी घुल जाती हैं। हाँ, दाता दिन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, पटेश्वरी के चरित्र फिर भी उभरे हुए हैं, परंतु ये सब किसान पात्र नहीं है तो सोचके की जमात के हैं। इनकी पहचान जरूरी है। ऐसी स्थिति स्त्री पात्रों को नहीं है। यहाँ धनिया का एक छत्र साम्राज्य नहीं है। दूसरे नारी पात्रों को भी लेखक की संरक्षण मिला है। पुनिया, झुनिया, चूहिया, नोहरी आदि सभी पात्र अपना स्वतंत्र जीवन में चरित्रगत विशेषताएं लेकर सामने आते हैं। चरित्र चित्रण की विधि और नारी चित्रण। प्रेमचंद अपने पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए आमतौर पर 4 विधियों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन? इस विधि के अनुसार लेखक स्वयं प्रस्तुत पात्र के बारे में अपनी राय देते हैं, उसके जीवन के कुछ घटनाओं का विवरण देते हुए उसके चरित्र के बारे में अपने निष्कर्ष बताता रहता है, जिससे पाठक उस पात्र के बारे में एक विशेष प्रकार की राय बनाते हुए कथा में प्रवेश करता है। इस स्थिति में कई बार प्रेमचंद रव में बह जाते हैं। वर्णन करते समय प्रस्तुत संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अतिरंजित बातें लिख जाते हैं। वे कई बार ऐसी बातें भी लिख जाते हैं जिसका किसी पात्र के भावी विकास के लिए कोई संबंध नहीं होता है। भूमिका बांधते समय परिस्थितियों का अतिरंजित वर्णन करते हुए ऐसी अनेक खट करने वाली बातें भी कह जाते हैं जो कोई भी कला सजग रचनाकार नहीं लिखता। उदाहरण के लिए झुनिया के चरित्र के इन प्रकरणों को लिया जा सकता है। गोबर झुनिया के प्रारंभिक मिलन के अवसर पर उन्होंने लिखा है, यह विधवा है, उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था, वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए उस द्वार का सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देख कर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है, यानी कि 2 दरवाजे के 2 पट है उसे बंद कर लेती है। इसी झुनिया के संबंध में लेखक बाद में यह टिप्पणी करते हैं कि उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपये उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन हो जाता था, मगर वह आनंद जैसी मंगनी की चीज़ हो।
उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे, और वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक की स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहणित्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। झुनिया जब भी होरी के घर पर रहने लगी तब एक दिन माता दिन आया। झुनिया से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। वह रोने लगी। माता दिन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आहिस्ता से उसने हाथ छुड़ाया। इसी समय सोना आई और उसने पूछा कि माता दिन क्या करने आए थे। झुनिया बोली, पगहिया मांग रहे थे। पगहा जो बांधा जाता है गाय बैल भैंस बकरी। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। इन विरोधी वक्तव्यों से पाठक उलझन में पड़ जाता है। ऐसे अवसर पर वह प्रस्तुत प्रकरण को सत्य मानकर पिछली राय परिवर्तित करता चलता है। कई बार कोई पात्र ऐसा व्यवहार कर देता है जिससे लेखक का वक्तव्य निरर्थक ही नहीं मिथ्या प्रमाणित हो जाता है, परंतु प्रेमचंद इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते। वे राय देने से कभी किसी प्रकरण में चूकते नहीं हैं। वे पात्र के बारे में हमेशा राय देते हैं और अंतिम राय देते हैं। कभी कभी लेखक के ही अंदाज में एक पात्र दूसरे पात्र के बारे में अपनी राय देने लग जाता है और जिससे उसके व्यक्तित्व का उद्घाटन होता है। पात्रों पर की गई इन टिप्पणियों को भी अक्सर लेखक की सहमति होती है। उसमें भी वक्ता सर्वज्ञ की तरह बोलता है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। मेहता एक बार मालती से कहता है, तुम सब कुछ कर सकती हो, बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। इस वक्तव्य पर टिप्पणी करती है मालती, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा यह दाव निस्सार मालूम होता है और नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। इसी तरह गोविंदी की राय भी मालती के बारे में खास अच्छी नहीं है। मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। गोविंदी की राय में मालती के बारे में खास अच्छी नहीं है। गोविंदी की राय खन्ना भी उसे विवाह या प्रेम के लायक नहीं समझता। आमतौर से यह टिप्पणियाँ भी कथा प्रवाह में मिथ्या साबित हो जाती हैं, परंतु इससे वक्ता का व्यक्तित्व भी प्रकट हो जाता है। उदाहरण के लिए गोविंदी की टिप्पणियों से हम मालती के बारे में न सही परंतु उसके स्वयं के बारे में तो जान ही जाते हैं। मतलब आपकी टिप्पणी दूसरे को बारे में कर रहे हैं तो भले ही दूसरे का व्यक्तित्व ना पता चले, आपका व्यक्तित्व तो पता चल जाता है। लेखक यही साबित करना चाहता है। गोविंदी खन्ना की पत्नी है, जिसे उपन्यास के आरंभ में लेखक ने कामिनी खन्ना कहकर परिचित कराया है। उसके मन में मालती के प्रति पारिजात मन की ईर्ष्या भरी हुई है। जब भी उसके सामने मालती आती है या मालती का जिक्र आता है तो उसे ठेस लगती है, दर्द होता है और उसकी ईर्ष्या गुस्सा के रूप में फूट पड़ती है। उसे शक है कि मालती उसके पति के पीछे पड़ी हुई है या खन्ना मालती से जितना प्रेम करते हैं उतना ही उसको दुत्कारते हैं। जबकि उपन्यास के पहले दृश्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि खन्ना भले ही मालती के आगे पीछे घूम रहा हो, मालती मेहता के प्रति ही आकर्षित है और मेहता इस सबसे निर्लिप्त है। गोदान के पात्र कई बार अपने बारे में वक्तव्य देकर भी अपने चरित्र को उद्घाटित करते हैं। इसमें वह भी पात्र सर्वज्ञ की तरह अंतिम राय देता है और किसी तरह कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। ऐसे वक्तव्यों से भी आमतौर पर लेखक की सहमति होती है। झुनिया सोना से अपने बारे में कहती है, सिवाय मीठी मीठी बातों के और झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया तब की नहीं चलाती। यदि कभी कोई असहमति की बात होती है तो प्रेमचंद उस असहमति को रेखांकित करके पाठक को पात्र के बारे में उस समय तक निश्चित राय दे देते हैं। पात्र अपने कर्मों के द्वारा भी अपने चरित्र को उद्घाटित करते हैं, परंतु प्रेमचंद के पात्र अपने क्रियाकलापों से अपना व्यक्तित्व बहुत कम व्यक्त कर पाते हैं। अधिकतर उनके बारे में दूसरे पात्रों की टिप्पणी या लेखक के परिचयात्मक विश्लेषण या स्वयं के बारे में कहे गए वक्तव्यों से उसका व्यक्तित्व उद्घाटित हो जाता है। पात्र के कर्म तो उन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए दिए गए उदाहरण के सामने होते हैं, समान होते हैं। उनका स्वतंत्र महत्व बहुत कम होता है। आज के पाठक को यह आरोपित रचना पद्धति खटकती है, परंतु प्रेमचंद इन चारों पद्धतियों का प्रसंग के अनुसार उपयोग करके थोड़ा बहुत घटा बढ़ाकर चरित्र का ढांचा निर्मित कर देते हैं। यह अवश्य है कि पाठक की नज़र पात्र के कर्मों पर ही होती है। इसके कारण कई बार लेखक द्वारा दिया गया वक्तव्य भ्रमपूर्ण लगने लगता है। उदाहरण के लिए सिलिया के चरित्र को लिया जा सकता है। माता दिन ने सिलिया को अनाज के ढेर से एक सेर अनाज उसे
पूछे बिना उठाते देखा तो सिलिया से अनाज छीनकर अपमानित करके घर से निकल जाने के लिए कहा। प्रेमचंद ने इस प्रसंग को चित्रित करके पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के हो रहे शोषण वह उसके अधिकारों के हनन को दर्शाया है। यहाँ सिलिया माता दिन की ब्याहता नहीं है और वह दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना पेट खुद पाल रही है। पेट पाल रही है हाँ, खाना पेट में ही खाते हैं तो कहा जाता है पेट ही पाल रही है, ऐसा थोड़ी, पूरा शरीर वैसे पलता है, लेकिन पेट में ही तो खाना पचता है। माता दिन ने केवल शारीरिक आकर्षण के कारण सिलिया से बिना ब्याह किए घर पर रखा है। माता दिन को सिलिया का अनाज के ढेर से एक सेर अनाज उठा लेना उसकी चल अचल संपत्ति में हिस्सेदारी दर्शाने की कोशिश लगती है। प्रेमचंद ने भी इस प्रसंग को आर्थिक सत्ता या फिर भागीदारी तक ही जोड़ा है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो इसके कई पहलू हमारे सामने उभर कर आते हैं। सिलिया का निम्न जाति होना उसके जीवन की त्रासदी का सबसे अहम पहलू है। आप भी मानते हैं कि यदि कोई निम्न जाति में पैदा होता है, निम्न जाति में, और उसके बाद महिला है, मतलब चमार है, मतलब एसटी में पैदा हुआ, चमार है, महिला है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके जीवन का पहलू क्या होगा। माता दिन का बिना विवाह किए सिलिया के साथ ये तो हो गया। जीवन की त्रासदी सबसे अहम पहलू है। माता दिन का बिना विवाह किए ही सिलिया के साथ शारीरिक संबंध जोड़ना, उसे दिन रात मेहनत करवाना और अपने ब्राह्मणत्व को बचाने के झूठे प्रयास में सिलिया द्वारा पकाया भोजन न खाना। अच्छा, शारीरिक संबंध तो बना लिए, लेकिन सिलिया तुम चमार हो, तुम खाना बनाओगी, तुम्हारे हाथ का भोजन हम नहीं खाएंगे, तुम अछूत हो, तुम छोटी जात की हो, तुम नीच जात की हो, लेकिन शारीरिक संबंध बनाते हुए कोई ऊंच नीच नहीं। उच्च वर्णीय समुदाय द्वारा अछूतों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का ही हिस्सा है। सिलिया द्वारा इसका विरोध न करना, ना तो वह माता दिन द्वारा उसे रखैल बनाकर रखने से दुखी है। जन्म सिद्धांत और कर्मपाक सिद्धांत में वह विश्वास करती है और इस विश्वास को बनाए रखने का सतत प्रयास दाता दिन व माता दिन जैसे ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। दाता दिन माता दिन पिता पुत्र हैं, ब्राह्मण है। सिलिया में अपने अस्तित्व के प्रति चेतना का अंश दिखाई नहीं देता। माँ और भाइयों द्वारा उसे अपने घर व बिरादरी में वापस ले जाने के प्रयास भी सिलिया असफल बना देती है। माता दिन के प्रति अटूट प्रेम होने का भी यहाँ कोई संकेत नहीं मिलता। नो 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 नॉट। ना ही उससे विवाह करके सम्मानपूर्वक पत्नी का दर्जा देने का कोई आश्वासन माता दिन की ओर से उसे मिला है, बल्कि माता दिन की आंखें निकाल कर कहना, नहीं, आंखें कैसे निकालते हैं, सही ना, आंखें निकाल कर कहना, नहीं तुझे कोई अख्तियार नहीं है, काम करती है, खाती है, जा तू चाहे कि खा भी लुटा भी तो यहाँ ना होगा। तू जा, तू चाहे कि खा भी लुटा भी तो यहाँ नहीं होगा, मतलब कि खाना भी खा लुटा भी, अगर तुझे यहाँ ना पड़ता हो कहीं और जाकर काम कर, मजदूरों की कमी नहीं है, सेंत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। माता दिन ने सिलिया माता दिन ने सिलिया को एक भोगदासी और मुफ्त में काम करने वाली मजदूरनी से ज़्यादा नहीं समझा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। इकाई 3 गोदान में नारी चरित्र के परिप्रेक्ष्य में चित्रण कर रहे हैं गोदान उपन्यास का, कि नारी चरित्रों की क्या विशेषताएँ हैं, कौन कैसा है, किसका प्रभाव अधिक है, यह हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इंतज़ार कीजिएगा दूसरे वीडियो का, तो वह पड़ा होगा तो आप जल्दी आएगा, जल्दी मतलब एक के बाद एक, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप भी तो उबने लगेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और क्या सुधार, कमेंट, शिकायत जो भी है उसको कमेंट के बाद हमसे कह दीजिए। यदि आप कहेंगे कि हमें PDF दे दीजिए तो PDF को हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे देंगे। अब जिसे चाहिए वो तो कहेगा ही, जिसे नहीं चाहिए कुछ नहीं कहेगा। तो लेने वाले को तो मिल जाएगा कहीं से, और कुछ ना करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।